Hey, hello. Welcome to eStudent ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो गाइज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CUCT 2009 का प्रीवियस ईयर पेपर, जहां पर हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, डिटेल सोल्यूशन. एंड आज है हमारा पार्ट 1, जहां पर पार्ट 1 में हम आज डिस्कशन करेंगे फर्स्ट 20 क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. तो क्वेश्चन का फर्स्ट 20 क्वेश्चन को चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं. देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर आपको क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि द ओर दैट इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेसेस. ओके, जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस रहता है, तो वहां पर आपको कौन सा ओर कंसंट्रेट होता हुआ दिखेगा. देखिए, आपका जो फ्रोथ फ्लोटेशन में जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन होता है, वहां पर आपका जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में बस आपको यहाँ से ट्रिक के मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितने ही शॉर्टकट वे में ट्रिक में आप याद रख पाओगे, आप उतना ही आपका एमएससी एंट्रेंस में अच्छा जाएगा. ओके, क्योंकि आप ट्रिक से याद करने से आप टाइम सेव कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे आप, राइट. तो ये सारे चीजें आपके पास में रहते हैं. तो देखिए, यहाँ पर जो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, इस फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में बस आपको एक ध्यान चीज रखना है दैट जो आपका सल्फाइड ओर होता है, जो आपका सल्फाइड ओर होता है, वही आपका फ्लोथ प्रोसेस में कंसंट्रेटेड होता है. ओके, सल्फाइड ओर. अभी आपको ढूंढना है ये बॉक्साइट, मलाचाइट, जिंकाइट एंड सिनाबार में सल्फाइड ओर कौन सा है. ओके, सल्फाइड ओर है आपका गाइस सिनाबार, तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा सिनाबार. तो जो गाइस आपका यहाँ पर सिनाबार आपका जो आंसर आया, ये गाइस आपका एक सल्फाइड ओर था. ये कौन सा सल्फाइड ओर था? अगर हम मेटल की बात करें, तो सिनाबार में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका सिनाबार में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है. तो सिनाबार में गाइस आपका मर्क्यूरी प्रेजेंट रहता है. जो आपका सिनाबार होता है, वो जो ओर होता है आपका सल्फाइड ओर, वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS होता है. तो सिनाबार आपका HgS के नाम में जाना जाता है. एंड सिनाबार का मेटल जो होता है वो आपका ये मर्क्यूरी मेटल होता है. ओके, तो ये आप याद रखना. देन आपका और भी कुछ एग्जांपल्स हैं सल्फाइड ओर के, जो आपके फ्रोथ फ्लोटेशन में कंसंट्रेट होते हैं, जो उसका भी आपको याद रखना चाहिए जाती है. एक है आपका जिंक सल्फाइड, जिसको आप शॉर्टकट में इसका अनदर नेम है जिंक ब्लेंड. तो आप अगर जिंक ब्लेंड में नेम में आ गया, आप कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है. जिंक ब्लेंड आपका आता है, आपका आता है लेड सल्फाइड. ओके, लेड मतलब कि इसका नेम भी होता है लेड गैलेना, इसका नेम होता है लेड गैलेना. ओके, सो ये मेनली एक 3 इंपॉर्टेंट आपका जो सल्फाइड ओर है, इसको आप याद रखना. तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा सिनाबार. ओके, जो कि आपका है मर्क्यूरिक सल्फाइड. तो आपको मेनली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ध्यान रखना है कि आपका सल्फाइड ओर प्रेजेंट रहता है. आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन में कौन सा ओर आपका रहता है, तो आपको आंसर करना है सल्फाइड ओर. ओके, क्लियर. Okay, so next move to next question. The correct set of quantum number for outermost electron of potassium is. तो आपको पूछ रहा है कि जो पोटेशियम का जो outermost जो इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपका इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है. तो आपका outermost इलेक्ट्रॉन कौन है, मतलब कि आपको इजीनेस के लिए आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, दैट इज 19. तो आपको अभी मतलब देखना है कि आपका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा ऑर्बिटल में जा रहा है. एंड उसको देखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. तो चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. जो पोटेशियम है आपका, पोटेशियम आपका 19 है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हमारा आएगा 1s2. ओके, 1s2, 2s2, 2p6. तो इतने में क्या हुआ, 6 for 10, 2s2, 2p6, 3s2, 3p और 2 to 4, 6, 10, 12 एंड 7 करना है ना. ओके, तो 3p6, 4s1. तो गाइज आपका ये आपका कन्फिगरेशन रहा. एंड आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है 4s सबसेल में. ओके, 4s सबसेल में आपका एंटर कर रहा है. तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए. मतलब कि आपको अभी कैलकुलेट करना है किसके लिए, 4s1 के लिए. तो 4s1 के लिए n की वैल्यू आपको तो पता ही चल रहा है, ये वाला आपका n की वैल्यू है, दैट इज आपका 4 है. n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू 4 है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो n की वैल्यू यहाँ पर 3 गिवन है. अभी n की वैल्यू 4 है. अभी n से हम l कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है कि l की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि 0 to n-1. अगर हम 0 to n-1 करें, तो 0 to n- मतलब कि 4 - 1 3, तो 0 to 3 आना चाहिए, राइट. 0 to 3 आना चाहिए. तो यहाँ पर आपका जो L की वैल्यू आएगा वो गाइस क्या आएगा कि वो आपका 0 आएगा, क्योंकि आपको ये तो रूल है, बट आप यहाँ से इसको भी काउंट करना आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर S गिवन है. ओके, S आपका S सबसेल आपको गिवन है, S सबसेल. एंड S सबसेल के लिए आपको पता है, S सबसेल के लिए आपका जो S सबसेल के लिए आपका जो
एल की वैल्यू होता है, ओके, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। पी के लिए आपका क्या होता है, 1 होता है। डी के लिए आपका क्या होता है, 2 होता है। एफ के लिए आपका क्या होता है, 3 होता है। सो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर जो एल की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज हम पुट करेंगे 0, क्योंकि 4s1। तो यही हमें चाहिए था कि आपका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है। तो इसके लिए जब आपको ये मिल जाएगा 4s1, तो अभी तो आपका आंसर आराम से यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर एल की वैल्यू आ जाएगा एस से, एस ऑर्बिटल से आपका 0 आ जाएगा। देन अगर हम डिस्कशन करें एम की वैल्यू क्या आएगा, एम की मतलब कि आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करते हैं। एंड रूल क्या है कि -L2 प्लस एल, मतलब कि होता क्या है कि -L 0 टू प्लस एल तक ये होता है। ओके, तो ये वैल्यूज रहते हैं आपके। अगर आपका यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब कि -0 टू प्लस 0, तो -0 ऐसा तक वो होता नहीं है, तो टोटल आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 0। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी आपका 0 आ गया। देन स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, देखिए आप देख ही सकते हो कि 4s ऑर्बिटल, आप अगर एक 4s ऑर्बिटल ड्रॉ करोगे तो 4s ऑर्बिटल में तो एक ही ऑर्बिटल होती है 4s में, तो वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, मतलब कि वो एक हाफ। और स्पिन की वैल्यू तो आपको पता है कि हाफ होती है, इधर प्लस हाफ या इधर माइनस हाफ, तो यहाँ पर हाफ है। तो यहाँ पर वैल्यू आपका क्या है, 400 हाफ। तो ऐसा कहाँ पर सेटअप है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी ऑफ मास x kg, ओके, ए बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी है, ओके, एक बॉडी है जिसका आपको मास बोल रहा है, कि x kg है, ओके, x kg है। देन वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, आपका यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, ओके, 100 मीटर सेकेंड गिवन है। देन आपको बोला कि इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 6.62 × 10⁻34 मीटर। एंड यहाँ पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका है वो गाइस क्या है, आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है आपका 6.62 × 10⁻35 मीटर। देन आपका क्या गिवन है, देन आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, हेंस x इज, तो आपको पूछ रहा है एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.6, ओके, 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये गिवन है। एंड आपको गाइस ये पूछा, ये जो x है ना, मतलब कि आपको इनडायरेक्टली आपको मास ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सिंपली हमने, देखिए आप थोड़ा सा इंटरकनेक्ट कीजिए कि ये इसी टाइप के क्वेश्चन, यही आपका जो मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होगा आपको पता है, डी ब्रोगली फॉर्मूला आपको यूज होगा यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m × v। तो इसी फॉर्मूला को बेस करके प्रीवियस ईयर में हमने शायद 2005 या 7 में इसी फॉर्मूला को बेस करके क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन जो रेगुलर इंटरवल में आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि आपको मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन रिपीट होने की। मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंटेंट कर रहा है या 60 क्वेश्चन कंटेंट कर रहा है, तो वहां पर मोस्टली 20 to 30% आपके रिपीटेड, मतलब कि सारे तो हम कंसेप्ट वही होते हैं, मतलब कि न्यू कंसेप्ट तो कोई आता नहीं है आउट ऑफ अर्थ, तो कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं, मतलब रिपीटेड चांसेस कह सकते हैं कि 20 to 30% आपके रिपीटेड के चांसेस रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बस हमें यही फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए यहाँ पर आपको मास जो है, आपको मास निकालना है, आपका लैम्बडा गिवन है, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है, बस आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ से मास की फाइंड आउट करेंगे तो मास क्या आ जाएगा, h/λ × v। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 6.62 × 10⁻34, बस आपको यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट से ही आपका मेजर चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए लैम्बडा की वैल्यू 6.62 × 10⁻35 मीटर। हमेशा आप जब न्यूमेरिकल करते हो तो यूनिट को साथ में लेते हुए चलना। ओके गाइस, ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा, ओके, तो वॉल्यूम आपका दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपका 6.62 से 6.62 कट जाएगा, तो कर लेते हैं यहाँ से इरेज। ओके, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, 6.62 कट जाएगा। अभी क्या होगा कि यहाँ से 10⁻⁻35 एंड यहाँ पर 100, मतलब कि 100 का कैसा रहता है कि 10⁻2 रहता है। अभी -35 + 2, तो क्या हो जाएगा गाइज, -35 एंड +2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा -33 में। ओके, -33 में। अभी जब -33 ऊपर जाएगा, मतलब कि ऊपर अब जब हम ले जाएंगे तो यहाँ पर ये कैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻+33 में, तो +33 एंड -34, तो यहाँ से आपका बस सिंपल सा यहाँ पर बच जाएगा
10⁻⁻1 बच जाएगा, दैट इज 1/10। अभी जूल सेकेंड पर मीटर इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, तो सॉरी सेकेंड इनवर्स, जब ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा, अब ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब ये मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। ये मीटर स्क्वायर से ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर⁻²। तो क्या कितने इजी तरीके से हमने देखो मतलब इतना बड़ा जो कैलकुलेशन को हम स्मॉल कर दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन के यूज से। ओके, अभी आपका ये आ गया। अभी जूल आपका रह रहा है, अभी जूल की कन्वर्जन क्या होती है, क्योंकि आपको जो मास है ना वो केजी में आना चाहिए। आपको मास कहाँ पे आना चाहिए, केजी में तो आना चाहिए। अभी ये तो यूनिट तो आपको नहीं हो सकता, अभी आपको कुछ कन्वर्जन यूज करना है, मतलब कि आपको जूल का कन्वर्जन आना चाहिए। तो 10⁻⁻1, अभी जूल का क्या होता है कि जूल का रहता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी साथ में क्या है आपका सेकेंड स्क्वायर है एंड मीटर⁻². है। देखिए सेकेंड⁻², सेकेंड स्क्वायर ये तो कट जाएंगे, एकदम जीरो हो जाएगा ये। अभी वैसे ही मीटर स्क्वायर मीटर⁻², ये भी आपके जीरो हो जाएंगे। ओके, अभी बच गया 10⁻⁻1 केजी, मतलब कि आपका आंसर बन जाएगा 0.1 केजी। देखते हैं हमारे आंसर जो है किस ऑप्शन में गिवन है। ओके, वेरी गुड, आपको गाइस यहाँ पर ऑप्शन मिल गया आपको 0.1 केजी, आपका करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो गाइस अब चलते मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, फटाक से यहाँ पर देखते हैं। देखिए अभी आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, कि आयोनाइजेशन एनर्जी का, एंड किसका बताना है करेक्ट ऑर्डर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये आपको एटम्स गिवन है एंड इनका आपको करेक्ट आयोनाइजेशन ऑर्डर बताना है। देखिए अभी ये जो एटॉम्स हैं ये तो पीरियोडिक टेबल के ही हैं। अभी अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आपको ट्रेंड पता होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड आपको आनी चाहिए। दैट इज जब आपका ये पीरियोडिक टेबल जो रहता है, आपका ये जो पीरियोडिक टेबल रहता है, तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल ट्रेंड जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, अलोंग द ग्रुप आप मूव करोगे, राइट सॉरी अलोंग द पीरियड आप मूव करोगे, तो होता क्या है आपका लेफ्ट टू राइट आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करते, ध्यान से देखिए। अभी आपको पता है ग्रुप 14, 15, 16, 17 मतलब कि ग्रुप 14 का कार्बन रहता है, ग्रुप 15 का आपका नाइट्रोजन रहता है, ग्रुप 16 का आपका ऑक्सीजन रहता है एंड ग्रुप 17 का आपका फ्लोरीन रहता है। ओके, फ्लोरीन रहता है। अभी हमारे ट्रेंड के हिसाब से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब कि यहाँ इस नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन। बट ऐसा आंसर आपको नहीं दिखा, क्योंकि आप हमेशा ऐसा करना, आप ट्रेंड को तो फॉलो करना ही करना, बट हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेशन करते वक्त जिसी भी आटम आपको गिवन हो सबका आप वन टाइम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो फ्लोरीन का क्या आता है कि 1s2 2s2 2p5 आता है। देन आपका आता है, अगर हम ऑक्सीजन की लिखें तो क्या आता है गाइस, 1s2 2s2 2p4 आता है। देन हम अगर नाइट्रोजन की लिखें तो 1s2 2s2 2p3। देन कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ये आपके फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के आपके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अभी आप देख सकते हो कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब कि फ्लोरीन तो आपको सबसे ज्यादा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ऐसे भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी बहुत हाई रहता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका सबसे ज्यादा रहेगा। अभी इसके बाद ऑक्सीजन आएगा या नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पर ही आता है ट्विस्ट। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी कंसिडरेशन करना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ध्यान दें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट है 2p3 एंड ऑक्सीजन की है 2p4, मतलब कि 2p3 मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर एक परफेक्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है एंड 2p4 में कैसा रहेगा, 2p4 में आपका सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा, आपका यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड 2p4 हमेशा चाहेगा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैसे एक हाफ फील्ड को अटेंड कर दे, क्योंकि आपको पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल होते हैं एनी अदर
इलेक्ट्रॉनिक मतलब की फीलिंग से, राइट। तो आपको यहाँ से 2p3 स्टेबल है, तो ये कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहेगा। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से डेफिनेटली ज्यादा रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई करंट मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड तो आपको ये ऑर्डर आना चाहिए था, बट आपका यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा आगे, देन आ जाएगा ऑक्सीजन, देन एंड में तो कार्बन रहेगा। तो आपका FNOC आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर, एंड अकॉर्डिंग टू FNOC आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो अब चलते हम मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1, कौन सा आपका उसका नेचर क्या रहेगा उस ऑक्साइड का? बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, एम्फोटेरिक। मतलब कि आपको पूछ रहा है कि ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट मतलब कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, मतलब कि एक एलिमेंट है, ओके, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट X है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट, यही तो है। वेट यस एग्जैक्टली यही है। अभी 1s2 2s2 3p6 3s1 मतलब काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11, मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स आपका कौन सा एटम होता है? सिंपल आपको होता है कि आपका होता है सोडियम। अभी सोडियम का ऑक्साइड, क्योंकि अभी आपको सोडियम का ऑक्साइड बनाना है, देखिए आपको ये पता है कि सोडियम का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो किस आयंस के प्रेजेंस मतलब कि किस आयंस के फॉर्म में रहता है, आपको हमेशा पता है कि सोडियम प्लस में वो रहता है, ये सबको पता है, राइट। अभी सोडियम प्लस से आपको बनाना है इसका ऑक्साइड, मतलब कि आपको यहाँ पर एक ऑक्सीजन का लाकर अटैचमेंट करना ही करना है। एंड आपको पता है कि ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है, वो 2-, अभी यहाँ पर तो +1 है एंड यहाँ पर तो -2 है, तो यहाँ पर करना कैसा पड़ेगा? अभी आपको यहाँ पर मतलब कि मैनेज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, मतलब कि ऑक्साइड कुछ इस तरीके से बनेगा Na2O, क्योंकि हो गया ना बराबर, क्योंकि अगर सोडियम 2 टाइम्स आ जाएंगे तो यहाँ पर +2 आ जाएगा एंड +2 ये -2 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर आपको सोडियम की ऑक्साइड आपको याद भी नहीं हो, आप भूल भी गए हो, तो इस जो ट्रिक से, इस चार्ज की ट्रिक से आप यहाँ से Na2O निकाल सकते हो, तो आपको ये सोडियम की ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। अभी इसको आपको देखना है कि इसका नेचर क्या रहेगा, बेसिक, न्यूट्रल, एसिड, एम्फोटेरिक क्या रहने वाला है। जब हम ये जो सोडियम का ऑक्साइड है, जब यहाँ पर हम इसको वाटर में डालेंगे, अगर इसकी क्या प्रॉपर्टी रहने वाला है इसको चेक करने के लिए अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे, तो आपको ये वाटर में ऐड होने के बाद देता क्या गाइज, आपको ये देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, मतलब कि आपका जो वाटर का सोल्यूशन है ना वो आपका बेसिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका एक बेसिक बन जाएगा, मतलब कि आपको ये बेसिक शो होता है। एंड इन जनरली अगर मैं बताऊं, इन जनरली एक ट्रेंड अगर मैं बताऊं, आप इसको भी ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो, दैट इज मेटल की ऑक्साइड। मेटल की ऑक्साइड इन जनरल आपको बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, बेसिक नेचर आपको होते हैं। एंड आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, ओके, एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो अगर हम नॉन मेटल की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड हो, Cl2O7 हो, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एसिडिक होते हैं। लेकिन आपका ये जो Na2O है ये आपका बेसिक नेचर का हो, क्योंकि ये एक मेटल ऑक्साइड है एंड ये सारे एक नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, तो आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा बेसिक। तो अब चलते हैं हम गाइस मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, दैट द कैरेक्टरिस्टिक नॉट रिलेटेड टू अल्कली मेटल इज, आपका जो अल्कली मेटल्स है उसके साथ कौन सा आपका कैरेक्टर जो मैच नहीं कर रहा। अभी अल्काली मेटल मतलब कि आपका ग्रुप 1 जो पहला ग्रुप होता है ना, लीना के रब से फरियाद, मतलब कि लिथियम सोडियम, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो ये आपके ग्रुप होते हैं, ये आपका ग्रुप 1 रहता है एंड इसी को ही हम बोलते हैं अल्कली मेटल, यही आपका रहते हैं अल्कली मेटल, ओके, ये आपका अल्कली मेटल रहता है। अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अल्कली मेटल्स का नहीं है। पहला क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, इनका तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता ही होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ओके। तो यहाँ पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये तो काफी लो रहता है, ओके। अब क्या रहता है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियस सी बात है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये काफी क्या रहते हैं, काफी लो रहता है, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड व्हेन यू मूव फ्रॉम, ओके, जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई जो एकदम लेफ्ट में है, मतलब कि ये आपका पीरियोडिक टेबल रहता है ना गाइस, ये आपका इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल रहता है, तो पीरियोडिक टेबल में एकदम लेफ्ट में आपके ये अल्काली मेटल्स हैं, सो दैट्स इनका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली लो ही रहेगा। तो ये भी तो एकदम सही बात है, कुछ इसमें गड़बड़ी नहीं है। अभी आपको पूछ रहा देयर आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस, ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो आयंस होती है ना ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है नोबल के साथ। कैसा, देखिए अभी लिथियम का आयंस क्या होता है, लिथियम का आयंस होता है लिथियम प्लस, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है सोडियम प्लस। अभी आप खुद ही बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या होता है, सोडियम का 11 होता है। अभी यहां से अब अगर आप लिथियम प्लस मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, जब आप ये 3 से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, ओके। अब 11 से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पर आ रहा है वैल्यू 2 एंड आपका यहाँ वैल्यू 10। अभी आपको होता है 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर 2 के साथ कौन एग्जिस्ट करता है, आपका हीलियम, एंड 10 के साथ का कौन एग्जिस्ट करता है गाइस, आपका नियन। तो हो गया ना इसका मतलब कि इससे लिथियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स एंड सोडियम प्लस की जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर आपकी सेम है एज दैट ऑफ नोबल गैस। तो इनकी जो आयंस है वो आइसो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नोबल के साथ। लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी ओनली कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर है जो कि आपका अल्काली मेटल की कैरेक्टर नहीं है। ऐसा क्यों है, मतलब कि आपको पूछ रहा है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड आपको ये ट्रेंड भी पता होना चाहिए दैट जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट टू मूव करते हो ना तो आपकी हाई जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो काफी इंक्रीज हो जाती है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जब हम ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे तो यही क्वेश्चन में हम यही तो डिस्कशन किया था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये तो सबसे लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे हाई हो सकता है, नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई यही आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता कभी भी अल्काली मेटल्स के लिए, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कशन करते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कंटेन आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट लिंकेज। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता रहता है दैट कि इनमें से कौन सा वो मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड्स है जिनमें आयोनिक बॉन्ड भी देखा जाता है, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड भी देखा जाता है, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देखा जाता है। ये तीनों टाइप के बॉन्ड्स किस आपके कंपाउंड में देखा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर रहता है NH4Cl। ऐसा क्यों है समझते चलते हैं। देखिए अभी आपका एक जो नाइट्रोजन है वो इन जनरल कितने बॉन्ड बनाता है, आपको पता है कि 3 बॉन्ड बनाता है एंड एक लोन पेयर उसके ऊपर रहता है, मतलब कि कुछ इस तरीके से सेटअप रहता है, ओके। 3 हाइड्रोजन NH3 एंड H3 एंड आपको पता है ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो कि जब आपका ये NH3 होगा तो यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा कोवलेंट बॉन्ड, ओके। एंड देन अभी NH4Cl में है क्या, और भी 3 हाइड्रोजन नहीं है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब कि अभी ये जो लोन पेयर है ये क्या हुआ है कि ये डायरेक्टली एक हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया है, मतलब यहां से आपका कुछ ऐसा बन गया है, ओके, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ तो पहले से ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन अटैच थे, देन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक लोन पेयर को डोनेट करते हुए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए एक हाइड्रोजन को ये कैप्चर कर लिया। अभी कैप्चर करने के बाद आपको पता है कि नाइट्रोजन हमेशा न्यूट्रल फेज में कभी रहता है जब उसके साथ 3 बॉन्ड बने हो। अगर नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड आ जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन्स था उसको यूज कर लिया। सो दैट्स व्हाई यहां से आप कह सकते हो कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जब वो NH4 बनाएगा ना, क्योंकि आपको भी पता है जब NH3 रहता है तो तब तो ये न्यूट्रल रहता है, सही है, बट जब आप ही बताओ जब NH4 रहता है, NH4 तो होता क्या कि NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अभी वो सेम ही NH4 प्लस है। अभी जब NH4 प्लस है तो अभी देखिए, अभी हाँ जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो यही तो है आपका कोऑर्डिनेट लिंकेज। क्या है आपका, यही तो है आपका कोऑर्डिनेट लिंकेज, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है क्या है कि एक कंप्लीटली रिसीवर होता है, एक कंप्लीटली डोनेटर होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन को ये कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन की कोई भी शेयरिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। पहले हमारा कोवलेंट बॉन्ड था। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस आ जाएगा तो प्लस को ढूंढते ढूंढते
ओके, कैटायंस को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर एक एनायंस भी आ जाता है, चिपक जाता है। मतलब कि यहाँ पर NH4+ था तो NH4+ के साथ यहाँ पर Cl- भी जुड़ गया, यहाँ पर NH4+ से ये NH4Cl बन गया। तो जब ये आयंस बन गए तो ये NH4+ एक आयंस, ये Cl- आयंस, तो इनके अंदर क्या बॉन्ड बन गया? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड ये बन गया। मतलब कि आप कह सकते हो कि NH3 जब था तो 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में आयोनिक बॉन्ड। तो इस हिसाब से आपके ये तीनों बॉन्ड NH4Cl में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें NaCl की, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है। अगर आप बात करोगे कैल्शियम ऑक्साइड की, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है कि Ca+2 कैल्शियम +2 प्लस O2-, तो यही रहता है। तो यहाँ पर भी आयोनिक है Na+Cl- की तरह। एंड अमोनिया की बात करें, तो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर भी लिया कि अमोनिया में आपके कोवेलेंट बॉन्ड ओनली रहता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो NH4Cl बन जाएगा। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल Ab3 हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, आपको बोल रहा है कि एक कंपाउंड है Ab3 जिसका कौन सा स्ट्रक्चर है? जिसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल। ओके, जिसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल स्ट्रक्चर, मतलब कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ए ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, राइट। तो यही रहते हैं आपके ओके पिरामिडल। ओके, यही रहते हैं आपके पिरामिडल। अगर आप यहाँ से डॉट करोगे तो यही रहते हैं आपके पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बनाता है उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स कितने रहते हैं? आपको ये सिंपल सा पूछा। देखिए, आप यहां से अंदाजा लगाइए, AB3 जो होता है ना, इसका एग्जांपल्स क्या है? इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने तो अमोनिया को देखा ना, एंड आपको काफी अच्छे तरीके से पता ये होना चाहिए कि इस तरीके से आपके कौन सा एग्जांपल्स हैं? अमोनिया है, NH3। एंड NH3 का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? पिरामिडल ही होता है, NH3 कुछ इस तरीके से तो स्ट्रक्चर बनता है। ओके, ये A है, ये तीनों B है, एंड यहाँ पर रहता है आपका लोन पेयर। ओके, यहाँ पर रहता है आपका लोन पेयर AB3 मेटल के टाइम में। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो क्या रहता है कि आपका यहाँ पर एक लोन पेयर है, 1 आपका लोन पेयर है। ओके, 1 लोन पेयर, एंड ये जो 3 बॉन्ड्स पेयर आपको दिख रहे हैं, इनके अलावा आपको कोई सा भी बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो 3 बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं, राइट। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पर आंसर बन जाना चाहिए क्या? कौन सा? दैट इज 1 and 3, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन तो काफी बड़ा दिख रहा है। ओके, excess of carbon dioxide is passed through 50 ml of 0.5 molar calcium hydroxide solution। मतलब कि लिख लेते हैं, फटाक से लिख लेते हैं। ओके, कंफ्यूज ना हो पूरी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, तो यहीं से ही आप लिखना स्टार्ट कर दें इस क्वेश्चन को। देखिए, आपको बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके, आप जितना भी क्वेश्चन को स्प्लिट कर दोगे, क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो, आप क्वेश्चन को जितना स्प्लिट कर दोगे, आपको क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ही इजी लगेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या गिवन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, आपको बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर आपको क्या दे रहे हैं? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द सॉल्यूशन वाज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, द सॉलिड calcium carbonate was completely neutralized with 0.1 normal hydrochloric acid. The volume of hydrochloric acid required is। क्वेश्चन को समझ में आया क्या? एग्जैक्टली आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको ये बोल रहा है, जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको एक सोल्यूशन मिलता है। उस सोल्यूशन को आप जब मतलब कि सूखा होने को, ड्राइनेस होने को स्किप कर देते हो, तो आफ्टर ड्राइनेस वो एक सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नेम कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट CO3। अब आपको पूछ रहा है इस CO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने आपके 1 नॉर्मल, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने आपके 1 नॉर्मल HCl वॉल्यूम लगेंगे। तो यही आपको पूछ रहा है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ, यहां से वॉल्यूम ऑफ 1 नॉर्मल HCl आपको पूछ रहा है। ओके, ठीक है। अभी
यहाँ पर गिवन क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या गिवन है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का गिवन है दैट 0.5 मोलर मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितनी ml 50 ml आपको गिवन है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज आपके पास जितने भी डाटा है उसको ही लेकर आपको मतलब कि आंसर तक पहुंचना होगा। आप देख रहे हो कि इनिशियली आपको ये गिवन दे दिया कि 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ml कितना है, वॉल्यूम कितना है, 50 ml का बस आपको गिवन है। तो यहाँ से आप कैसे यहाँ मतलब कि क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो। देखिए गाइस, अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इसको देखिए, यहाँ पर आपको निकालना है वॉल्यूम। अभी आपको किसके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। अभी आपको पता है जब आप प्रैक्टिकल करते थे तो एक क्वेश्चन मतलब एक फॉर्मूला आप यूज करते थे N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ओके, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता था। अभी आपको अगर N1 पता हो, V1 पता हो, N2 पता हो तो आपको V2 तो कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका V2 जो है वो HCl की वॉल्यूम आपको पूछा है एंड N2 का जो आपका जो मतलब N2 क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नॉर्मलिटी है। अभी नॉर्मलिटी तो आपको गिवन है 1 नॉर्मल, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दो, 1 into V2। अभी आपको निकालना क्या है, फिर आपको निकालना है नॉर्मलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि आपको नॉर्मलिटी का अगर कैल्शियम कार्बोनेट का नॉर्मलिटी पता चल जाए एंड वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम क्या रहेगा, देखिए अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम अगर 50 ml है एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक गैस उसके थ्रू पास किया जा रहा है तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस नहीं आ जाएगा। मतलब कि आपका यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो वॉल्यूम है वो भी 50 ml है, मतलब कि आपको V1 की वैल्यू तो पता चल ही गया, दैट इज 50। बस आपको अगर N1 की पता चल जाए तो N1 की आपको पता चल गया 50, मतलब V1 पता चल गया, N2 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बस आपको V2 को कैलकुलेट करना रहेगा। तो अभी आपका क्वेश्चन में आपका इंटेंशन है, फोकस है अभी आपको नॉर्मलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कैलकुलेट करना है। तो अभी आप यहां से अभी प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते रहिए। देखिए आपको अभी गिवन क्या है, 0.5 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 50 ml का गिवन है। अभी यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज अगर हम मिलीमोल काउंट करें तो 0.5 के कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 50 इक्वल्स टू 25 मिलीमोल। ओके, 25 मिलीमोल का यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। अभी अगर 25 मिलीमोल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, आप खुद ही एक रिलेशन लगाइए कि यहां से आपका 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको कितने कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है, आपको 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर देखिए आपका 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड आपको दे रहा है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस हिसाब से इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर 25 मिलीमोल्स आपके अगर हैं, मतलब कि 25 मिलीमोल्स mm लिख लेते हैं, अगर आपके 25 मिलीमोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनिशियली प्रेजेंट है, मतलब कि प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली आपको कितना मिलेगा, ऑब्वियसली आपको 25 मिलीमोल्स कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अभी अगर यहाँ से 25 मिलीमोल से अगर हम मिली इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करेंगे, मिली इक्विवेलेंट को यहाँ से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिली इक्विवेलेंट। अभी मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन मिलीग्राम, ओके वेट इन मिलीग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कौन सा वेट, इक्विवेलेंट वेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप कैलकुलेट करोगे एटॉमिक मास, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास, अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 100। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, 100 आएगा। एंड आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट, अगर हम यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन करें, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, एंड आपको वैलेंसी कैसे पता चलेगा, वैलेंसी मतलब कि चार्ज। एंड आपको पता है जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम 2+ प्लस CO3 2- में डिसोसिएट होता है, मतलब कि इसका वैलेंसी कितना है 2+ आपका है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 अपॉन वैलेंसी कितना है 2, तो आपका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 50। इक्विवेलेंट वेट आपका आ गया 50। अभी आपको वेट इन मिलीग्राम, तो आपको मिलीग्राम में वेट कितना है आपको काउंट कैलकुलेट करना है। अभी आपको यहाँ पर एक अंदाजा लगाइए कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास आपको कितना गिवन है, मोलार मास आपको गाइस गिवन है 100 ग्राम। अभी मतलब कि 100 ग्राम मतलब कि 1 मोल,